नमस्कार। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के Q4 नतीजों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये पूरा फोकस कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर्स पर रहने वाला है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम बस बड़ी-बड़ी हेडलाइंस देखते हैं और अपनी एक राय बना लेते हैं, राइट? लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। हम सतह से थोड़ा नीचे जाएंगे, हुड के अंदर झांकेंगे और ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इन चमकते हुए आंकड़ों और डराने वाली सुर्खियों के पीछे की असली हकीकत क्या है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार खबर से। कंपनी ने इस क्वार्टर में 10 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड की घोषणा की है। जो भी लोग इस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर के आखिर में यह यकीनन एक बड़ी राहत की खबर है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू वापस जरूर लौटा रही है। लेकिन इस अच्छी खबर के तुरंत बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर हम पिछले 4 महीनों का ट्रेंड देखें तो डिक्सन का शेयर 10,000 के लेवल के आसपास ही अटका हुआ है, मतलब एकदम ठहरा हुआ, कोई बड़ी हलचल नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हाल ही में आए ये लेटेस्ट नतीजे बाजार के इस लंबे ठहराव को जस्टिफाई करते हैं? क्या इस सुस्ती के पीछे कोई बहुत ही सॉलिड वजह है? यही तो आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसे हम मिलकर सुलझाएंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू पर नजर डालनी होगी, क्योंकि सच कहूं तो किसी भी कंपनी की सेहत का पहला और सबसे असली अंदाजा वहीं से लगता है। हालांकि डिक्सन के केस में यह हिस्सा थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, एक मिक्स बैग की तरह, इसलिए इन नंबर्स को बहुत ही बारीकी से समझना जरूरी है। अब देखिए, रेवेन्यू के ये आंकड़े स्थिति को काफी हद तक शीशे की तरह साफ कर देते हैं। पिछले साल इसी Q4 में रेवेन्यू करीब 10,292 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 10,510 करोड़ हो गया है, यानी साल दर साल बेसिस पर 2% का एक डिसेंट सा जंप। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। अगर हम पिछली तिमाही यानी Q3 के 10,671 करोड़ रुपए से इसे कंपेयर करें तो रेवेन्यू में लगभग 1.5% की मामूली सी गिरावट भी देखने को मिली है। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से साफ कर देती है कि बाजार की उम्मीदों और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला हो सकता है। एक्चुअल रेवेन्यू 10,510 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्केट क्या उम्मीद लगाकर बैठा था? करीब 11,300 करोड़ से लेकर 11,700 करोड़ रुपए के बीच। ये साफ दिखाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस साल दर साल बढ़ने के बावजूद मार्केट की उन हाई एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा पीछे रह गया है। खैर, रेवेन्यू की पिक्चर तो हमने देख ली। अब रुख करते हैं खर्चों और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की तरफ, क्योंकि देखिए, कोई कंपनी कितना कमा रही है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो कितना खर्च कर रही है ये समझना उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। यहाँ कुछ बातें बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती। कुल खर्च 10,230 करोड़ रुपए के एक भारी भरकम आंकड़े को छू गए हैं। अगर हम कंपेयर करें तो साल दर साल खर्चे 2.5% बढ़े हैं। अब याद कीजिए, रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ा था, लेकिन खर्चे 2.5% बढ़ गए। मतलब खर्चे कमाई से ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, और इसका सीधा एकदम डायरेक्ट असर पड़ा है मार्जिन पर। पिछले साल जहां मार्जिन 4.51% के एक मजबूत लेवल पर था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ 2.84% रह गया है। ये मार्जिन पर एक बहुत ही साफ और भारी दबाव है। अब जो बात इन खर्चों को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है, वो जुड़ी है इन्वेंट्री से। इस क्वार्टर में कंपनी ने इन्वेंट्री पर 309 करोड़ रुपए की भारी भरकम बचत की है। जरा इसकी तुलना पिछले साल के इसी समय से करके देखिए, जब इन्वेंट्री में 75 करोड़ रुपए का खर्च लग गया था। इतनी बड़ी इन्वेंट्री सेविंग होने के बावजूद कुल खर्चों का इस तरह बढ़ना, यह सच में ध्यान खींचने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी एरियाज में लागत बहुत ज्यादा रही होगी। खर्चों और मार्जिन के इस भयंकर टेंशन को समझने के बाद अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे बड़े सस्पेंस पर। एक ऐसा रहस्य जहां न्यूज की सनसनीखेज हेडलाइंस और असली सच्चाई के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। चलिए इस मिस्ट्री को अनपैक करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -36%। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 464 करोड़ रुपए था, जो इस बार धड़ाम से गिरकर सिर्फ 297 करोड़ रह गया है। पहली नजर में 36% की इतनी बड़ी गिरावट किसी भी एनालिस्ट की धड़कनें बढ़ा सकती है, और यकीनन यही आंकड़ा सबसे बड़ी न्यूज हेडलाइन भी बनता है।
तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमें इस गिरावट को बस ऊपर ऊपर से देखकर पैनिक नहीं करना है। हमें इसके पीछे के एक्सेप्शनल आइटम्स के खेल को समझना होगा। ये एक्सेप्शनल आइटम्स वो वन टाइम फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के प्रॉफिट को रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ा या घटा देते हैं। असल में हुआ ये था कि पिछले साल के 464 करोड़ के प्रॉफिट में 250 करोड़ रुपए का फायदा तो इन्हीं एक्सेप्शनल आइटम से आया था। इस एकमुश्त फायदे ने साल दर साल के इस पूरे कंपैरिजन को ही एक तरफा कर दिया है। अब अगर हम उन भ्रामक वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स को पिक्चर से पूरी तरह हटा दें तो असली मैजिक दिखता है। पिछले साल का जो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 321 करोड़ था, जो इस बार घिरना तो दूर उल्टा बढ़कर 364 करोड़ रुपए हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर कंपनी के कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट में असल में 14% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ हुई है। और यही वो हकीकत है जो 36% गिरावट की उस डरावनी हेडलाइन के ठीक पीछे छिप गई थी। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। 36% गिरावट की इतनी बड़ी न्यूज़ के बावजूद जो 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है ना, वो असल में मार्केट के अनुमानों के बिल्कुल अंदर है। मार्केट को पहले से ही 180 करोड़ से लेकर 320 करोड़ रुपए के बीच के प्रॉफिट की ही उम्मीद थी। मतलब ये रिजल्ट मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा शॉक या सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। अब जो बात वाकई में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस का ये लगातार गिरता हुआ ट्रेंड। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 77 रुपए के टॉप पर था। पिछली तिमाही में गिरकर 53 रुपए हुआ और अब लेटेस्ट क्वार्टर में ये और भी नीचे आकर 49 रुपए रह गया है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड बहुत ही क्लियर तरीके से दिखा रहा है कि कंपनी की प्रति शेयर कमाई पर लगातार एक दबाव बना हुआ है। तो इन सारे भारी भरकम फाइनेंशियल आंकड़ों को डिकोड करने के बाद आइए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। इस आखिरी हिस्से में हम ये समझेंगे कि पूरी इंडस्ट्री का माहौल और आउटलुक कंपनी के फ्यूचर को किस तरह से शेप कर रहा है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो पिछले 4 महीनों से जो शेयर 10,000 के आसपास अटका पड़ा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है पूरी इंडस्ट्री में चल रही सुस्ती। मार्केट को इस स्लोडाउन का पहले से पक्का अंदाजा था और माना जा रहा है कि इंडस्ट्री की ये सुस्ती अगले 1 या 2 क्वार्टर तक और भी खिंच सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मार्केट साल 2027 के आउटलुक को लेकर बेहद पॉजिटिव है। वहां बिजनेस में एक जबरदस्त रिकवरी और शानदार परफॉर्मेंस की पक्की उम्मीद की जा रही है। तो इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बहुत ही जबरदस्त और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या 2027 की इस शानदार लॉन्ग टर्म रिकवरी की उम्मीद आज के इस शॉर्ट टर्म स्लोडाउन के कड़वे सच पर भारी पड़ेगी? क्या लंबी अवधि के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आज का ये इंतजार और पेशेंस रखना एक सही स्ट्रैटेजी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फाइनेंशियल नंबर्स के पीछे की असली हकीकत को डिकोड करने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।